मालूम है कि अगले चुनाव जब भी होंगे 2024 में, उस वक्त 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो ये कई सालों से अपने मैनिफेस्टो पे रखा था और अब फाइनली प्रूव भी कर दिया 2019 में अगस्त के माह में। लेकिन अब कांग्रेस का इस पे ऑफिशियल स्टैंड क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कांग्रेस ने इस पर एक स्टेटेड पोजीशन नहीं ली है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान के बारे में ये कहना है आदित्य राज कौल का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है रविवार 13 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों से की इसे अपनाने की अपील। टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैक्सीन के पेटेंट पर छूट देने को भी कहा। उधर केंद्र सरकार ने द इकोनॉमिस्ट में छपी एक रिपोर्ट में किए गए दावे को किया खारिज। रिपोर्ट में कहा गया था, भारत में कोरोना से हुई मौतों की संख्या सरकार की ओर से जारी आंकड़ों से 7 गुना ज्यादा। 14 जून से बीकानेर में शुरू होगी डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव। ऐसा करने वाला ये देश का पहला शहर बनेगा। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए होगी ये सुविधा। उधर हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 40 मरीजों में एंटीबॉडी कॉकटेल लेने के बाद पहले ही दिन कोरोना के लक्षण हुए गायब। वहीं सरकार ने कोरोना की कुछ दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर घटाया जीएसटी। ब्लैक फंगस की दवा से भी जीएसटी खत्म। भारत के पिछले 25 साल से पुराने युद्धों के आधिकारिक रिकॉर्ड होंगे सार्वजनिक। देश में पहली बार सैन्य अभियानों और युद्ध के इतिहास को संकलित करने, गोपनीयता सूची से हटाने और प्रकाशित करने की रक्षा मंत्रालय ने बनाई नीति। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को मिला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए पुलित्जर पुरस्कार। चीन के शिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को कैद में रखने के लिए गोपनीय तरीके से बनाए गए डिटेंशन कैंपों की जानकारी की थी सार्वजनिक। फिनलैंड के खिलाफ यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप मैच के दौरान हाफ टाइम से ठीक पहले मैदान पर बेहोश होकर गिर पड़े डेनमार्क के मिडफील्डर क्रिस्टियन एरिक्सन अस्पताल में किया गया भर्ती। फिलहाल हालत स्थिर। कोरोना महामारी के दौरान पहली बार किसी मैच के लिए 15,000 दर्शकों को दी गई थी स्टेडियम में आने की अनुमति। अब खबरें काम की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत दिल्ली के 8 बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा। अब चुकाने होंगे 30 रुपए। अधिकारियों ने कहा, स्टेशन पर न हो ज्यादा भीड़भाड़, इसलिए उठाया गया ये कदम। राजधानी दिल्ली के द्वारका में पैसिफिक D21 में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू। मॉल की पार्किंग में बना है ये वैक्सीनेशन सेंटर। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, सरकार बनी तो क्या आर्टिकल 370 फिर से लागू करेगी कांग्रेस? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं आदित्य राज कौल से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करने का जो फैसला था वो बहुत दुखद था। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 रद्द करने के फैसले पर नए सिरे से विचार करेगी। ये बात कही है कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने। क्लब हाउस एक ऐप है, उस पर चर्चा हो रही थी, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही। इस पर बीजेपी के नेताओं ने सख्त ऐतराज जताया है और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आदित्य राज कौल, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदित्य जी, दिग्विजय ने जो कुछ कहा है उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये तो राजनीतिक एक मसला है और ये एक कटाक्ष और एक राजनीतिक मसला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान चलता रहता है और इसको हम राजनीतिक दृष्टि से ही देखें तो ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको एक लीगल पार्लेंस में देखें तो मुझे नहीं लगता कि लीगली ज्यादा रेमेडीज हैं आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन में, क्योंकि जो वहां पर पूरी चीजें मेंशन की गई थी उसके तहत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने
उसको एब्रोगेट किया। आर्टिकल 35A हो या 370 हो, उसको हटाया गया। और इसमें लीगली और लॉजिकली अगर देखा जाए, जैसे वो डिस्क्रिमिनेशन करता था कश्मीरी वुमेन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, दलित समाज के खिलाफ, तो उसको खत्म किया गया है। और जो ब्रिज बनाने का काम किया है जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि लीगली इसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस का पलटवार एक बीजेपी को लेकर है, और ये सबको मालूम है कि अगले चुनाव जब भी होंगे 2024 में, उस वक्त 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो ये कई सालों से अपने मैनिफेस्टो पे रखा था और अब फाइनली प्रूव भी कर दिया 2019 में अगस्त के माह में। लेकिन अब कांग्रेस का इस पे ऑफिशियल स्टैंड क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कांग्रेस ने इस पर एक स्टेटेड पोजीशन नहीं ली है। दबी हुई आवाज में बहुत सारे सीनियर जो हैं कांग्रेस के नेता वो आए और उन्होंने कहा कि वो समर्थन करते हैं 370 के हटाने का, लेकिन वो उनकी जाती राय है। तो कांग्रेस की इसमें क्या राय है वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, दिग्विजय जो कह रहे थे उसमें वो इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का हवाला दे रहे थे, और मोटे तौर पे ये बात जो है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी कही थी, इसी तरह की बात जो है कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की। तो जो दिग्विजय की बात है, इस पे फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो क्या उसी पूरे फ्रेमवर्क में इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत तो जरूरी है वो, क्योंकि डेमोक्रेसी की दृष्टि से अगर देखा जाए, सेक्युलरिज्म की दृष्टि से देखा जाए, एक एम्पैथी की दृष्टि से देखा जाए तो जरूरी है, एक ह्यूमैनिटी के एंगल पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ जो प्रहार सरकार को करना चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस को करना चाहिए उसमें कमी आए। उसका मतलब ये नहीं कि अपने मापदंडों पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर या इंडियन डेमोक्रेसी पर जो बहाली जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए उसको रोक दिया जाए या उसमें अमल ना किया जाए। क्योंकि 370 जो हटाने की भूमिका थी, मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी की कोई जाती राय थी। ये पूरे हिंदुस्तान में लोगों की उम्मीद थी कि 370 एक बार हटेगा। और हमें बहुत ही जरूरी जो है इतिहास पढ़ना चाहिए और लीगली भी देखना चाहिए कि जब लाया गया था आर्टिकल 370, उसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ था कि ये टेम्पररी मेजर है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है जेएनके की, वो इसको रद्द कर सकती है। अब क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं थी, जेएनके गवर्नर और जेएनके गवर्नमेंट थी वहां पर, तो उन्होंने इसकी रजामंदी दी और फिर इंडियन पार्लियामेंट ने इसकी रजामंदी दी और इंडियन पार्लियामेंट ने बखूबी इसका समर्थन किया कि इसको हटाना चाहिए। और इसकी वाहवाही हमने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी देखी। किसी भी मुल्क ने ऐसा नहीं कहा कि वो इंटरफेयर करेगा इंटरनल अफेयर्स के इंडिया में और इस पर कोई कमेंट करेगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, डेमोक्रेसी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात की बहुत जरूरी है, लेकिन अब जो 2017 और 2019 के बाद भूमिका नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस की रही है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो आतंकवादियों के खिलाफ हो, अलगाववादियों के खिलाफ हो, वो भूमिका बहुत ही जरूरी है, वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन भी होना चाहिए, चुनाव भी होना चाहिए। और जो मैं सुन रहा हूँ जाती तौर पर, मुझे पता लग रहा है कि इस साल डिलिमिटेशन हो जाएगा और अगले साल की शुरुआत में हम चुनाव देख सकते हैं। आपने जो अभी कांग्रेस के आधिकारिक रुख की बात की है, तो बात आपकी ठीक है। पी चिदम्बरम भी पहले ऐसा कुछ बीच में कह चुके हैं कि 370 जो है, जो हटाने की बात है, वो गलत थी, गलत फैसला था। और अब दिग्विजय कह रहे हैं कि विचार करेंगे। तो कांग्रेस आपको क्या लगता है क्यों नहीं ऑफिशियली ऐसा कह रही है साफ साफ कि भाई 370 बहाल कर देंगे, विचार करेंगे, ये करेंगे? इसके बजाय क्यों नहीं कहती कि 370 बहाल कर देंगे जब हम आएंगे? देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कैच 22 सिचुएशन, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस उसी कैच 22 सिचुएशन में है। क्योंकि कई नेता हैं कांग्रेस के, वो जाती तौर पर बाहर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया में और कह रहे हैं कि वो 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ हैं। लेकिन साथ ही कांग्रेस पार्टी एक ऑफिशियल इस पे स्टैंड नहीं लेना चाहती। इसी में हमने बहुत सारे ऐसे लीडर भी देखे थे उस वक्त, जिस वक्त पार्लियामेंट में ये लाया गया था, जिन्होंने जाती तौर पर कहा कि वो 370 के हटाने के बिल्कुल समर्थन में है। तो कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं स्पष्ट भूमिका ला रही? एक, उनको बीजेपी के खिलाफ बोलना है चुनाव में, तो वो इस पर क्या बोले। और दूसरी बात ये कि उनको भी पता है कि नेशनल इंटरेस्ट इसी में है कि 370 वहां पर जो है ना रहे, ताकि जो डिवीजन वहां पर और उत्पन्न हुआ, जो रीजनल पार्टीज ने एक मोनोपोली वहां पर क्रिएट की थी, वो वहां पर ना रहे, और जो अलगाववाद को भी इससे, चरमपंथियों को इससे बढ़ावा मिल रहा था,
वो भी इससे बना रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अंदर ही अंदर कांग्रेस भी जानती है कि असलियत क्या है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से वो बीजेपी के ऑपोजिशन में खड़ी है, तो इसलिए उनको जो है पूरी तरीके से ये नहीं पता कि पॉलिसी के तौर पर वो 370 पर क्या स्टैंड ले। लेकिन जरूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए, और अगले चुनाव से पहले तो बहुत ही जरूरी है और अहम है कि कांग्रेस ये सामने लेकर पता करे कि भाई कांग्रेस पार्टी का इस पे ऑफिशियल स्टैंड क्या है। जो दिग्विजय सिंह या पी चिदम्बरम ने कहा, क्या वो ही सही है? क्या वो ही स्टैंड बरकरार रखेगी? क्या कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उस पे जो है चुनाव भी लड़ेगी कि 370 की बहाली होनी चाहिए? कि ये इंडिविजुअल कुछ कमेंट्स हैं जिसको कांग्रेस पार्टी सीरियसली नहीं लेती। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत ही मैच्योर और बहुत पुरानी हिस्टोरिकल पार्टी है इंडिया की, और इतने गंभीर मुद्दे पर उनकी चुप्पी ठीक नहीं। जी, जब ये फैसला लिया था मोदी सरकार ने, उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके इसका विरोध किया था कि फैसला गलत है, लेकिन कि जो बहाली और नहीं बहाली की बात है उस पर कोई स्टैंड नहीं आया था उस वक्त। एक जो ये बात है कि अब जैसे एक करार हुआ 1952 में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच, और फिर 2019 में जो है उस करार को एक तरह से पलट दिया गया। अब आपको क्या लगता है कि आगे कोई सरकार ऐसी सिचुएशन में आ सकती है कि वो 2019 की बात को पलट दे? कभी ऐसा मूड बना पाएगी वो? देखिए, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं। तो आज मैं अगर ये कह दूं कि नहीं आगे बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा भी ठीक नहीं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 से पहले मुझे भी नहीं लगता था कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आएगी जो 370 को हटा पाएगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पे तो बहुत सारे लोग क्लेम करते थे और भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में कई सालों से ये था, लेकिन किसी ने ये अमल में नहीं लाया था। लेकिन अब जब ये हो चुका है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता जाती तौर पर, जितना मैं राजनीति को जानता हूँ, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को जानता हूँ, कि कोई भी आग से खेलेगा, क्योंकि अब 370 हट चुका है और आगे की राजनीति की ओर लोग देख रहे हैं, बहाली की ओर, डेमोक्रेसी की बहाली की ओर देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि कैसे आगे चुनाव कराए जाएं डिलिमिटेशन के बाद, और जम्मू कश्मीर को मुख्यमंत्री अब मिले जो कि राज्य को चला सके आगे। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी भी आए या फिर कोई थर्ड फ्रंट की सरकार आए या फिर भाजपा आए तो वो 370 से अब खेलेगी किसी तरीके से या बहाली पर बातचीत करेगी। हाँ, बातचीत तो हर चीज पर होती है, होनी भी चाहिए, ऑपोजिशन भी होता है, लीगल जो है आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे केस पेंडिंग है, उसका आगे जवाब आएगा जो भी आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 370 को लेकर कुछ ऐसा बड़ा रुख आगे होगा। अगर आगे कोई रुख होगा वो होगा कि चुनाव कैसे कराए जाएं, सरकार किसकी आएगी, और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे दुरुस्त किया जाए, और साथ ही जो आतंकवाद है इसको कैसे धीरे धीरे खत्म किया जाए। जी, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी आपको लग रही है कि हो रही है और चुनाव कराए जाएंगे जल्दी निकट भविष्य में, तो राज्य का दर्जा भी बहाल होगा ऐसा लग रहा है आपको? एक कदम पीछे हटेगी सरकार, जो राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया? देखिए, मुझे लग रहा है, जितना मैं जानकारी मुझे प्राप्त है और मैं फॉलो कर रहा हूँ, कि अभी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है कुछ ही दिन पहले मिला, और ये उनकी मुलाकात जो है 6 महीने बाद थी, और अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही थी, रूमर्स फैल रहे थे कि क्या जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब रूमर्स थे, एक फेक न्यूज कैंपेन हिंदुस्तान के बाहर से चल रही थी, और हिंदुस्तान में भी कई लोग जो हैं इसको जो है हवा दे रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन साथ ही मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बहुत लोगों ने इसका ऑपोजिशन किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि साल के अंत तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर को ऑलमोस्ट इक्वल दर्जे की सीटें दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो 36 सीटें हो सकता है जम्मू को और कश्मीर को मिले, और इसके अलावा 5 सीटें जो है रेफ्यूजी जो हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से, वो वहां पर जो आए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको 5 सीटें दी जाएं, और 2 से 3 सीटें कश्मीरी पंडित विस्थापितों को दी जाएं। ये मेरे को लग रहा है कि फॉर्मूला अभी बना है और इस पर बातचीत चल रही है। उसकी पब्लिक हियरिंग भी होगी, एक पूरा लीगल प्रक्रिया होती है डिलिमिटेशन की जो अभी जारी है। इसके बाद मुझे लगता है कि फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीने में अगले साल चुनाव हो सकते हैं। चुनाव से जस्ट पहले बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि स्टेटहुड की बहाली हो, और स्टेटहुड फाइनली जो है पूरे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट में तब्दील किया जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है,
होगा जरूर, लेकिन सरकार आगे किसकी बनती है, क्योंकि पिछले बार हमने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला देखे जिसमें बीजेपी को हटाने के लिए 3 अलग अलग पार्टियां जो है साथ में आई और पीपल्स अलायंस फॉर कुक का डिक्लेरेशन बनाया। क्या वो साथ में चुनाव लड़ेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी, क्योंकि ऑलरेडी सजाद लोन और उनकी जो पार्टी है वो इससे हट चुकी है। तो क्या पीडीपी, एनसी और जो सीपीआई और बहुत छोटी पार्टीज हैं साथ में आई हैं, क्या वो चुनाव भी साथ में लड़ेंगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी चाहेंगी वो मुख्यमंत्री बने और फारूक अब्दुल्ला भी चाहेंगे कि उनका बेटा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। जी, 2 साल होने को आ रहे हैं करीब जो है अब ये जो 370 के प्रावधान जो हटाए गए थे, तो इन 2 सालों में कितना बदल गया है वहाँ माहौल जो है? 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं, सामान्य की तरफ बढ़ रहा है, सामान्य हो रहा है, या अभी और भी समय लगेगा कश्मीरी पंडितों को वापस जाने के लिए? देखिए, ये 2 अलग अलग सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि माहौल कैसा है और 2 सालों में क्या हुआ, लेकिन ये 2 सालों में क्या हुआ हम अंधेरे में नहीं देख सकते। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 30 सालों में क्या हुआ और क्या 30 सालों में जो हुआ 2 सालों में बदल सकता है। मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि इस 30 साल में जो हुआ उसको बदलने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप वो 5 से 10 साल मेहनत करें तो तब जाके ऐसी सिचुएशन बनेगी जब कश्मीरी पंडित भी वापस आएंगे, आतंकवाद भी कुछ हद तक कम होगा और डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और कुछ हद तक पीस की बहाली हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक ओवरनाइट स्टेप है, क्योंकि 2019 में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया अगस्त के महीने में, लेकिन उसके बाद हमने देखा इंटरनेट भी बंद रहा 1 साल से ज्यादा। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद हमने कोविड-19 पैंडेमिक पूरा देखा, कोरोना का, और ये कोरोना का जो माहौल है इससे और ज्यादा लोगों को तकलीफ हुई, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व भर में। तो मुझे लगता है कि अभी समय है, अभी समय लगेगा। पहली प्रायोरिटी सबसे बड़ी सरकार के लिए होनी चाहिए कि कैसे डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन हो, उसके लिए चुनाव कराए जाएं, मुख्यमंत्री अपना हो। उसके बाद जो है डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, और कैसे फेडरल स्ट्रक्चर जो है अपने स्टेट के साथ क्लोजली काम करे, उस पर चीजें निर्भर करती हैं। तो अगर एक पॉलिटिकल प्रोसेस अच्छा तौर पर चलता है, जम्मू कश्मीर का अलगाववाद को और आतंकवाद को एकदम जो है कोने में घसीट दिया जाता है, तब जाकर मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद की राह है कि आगे जाकर कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे कश्मीरी पंडित भी वापस आए और कुछ हद तक जो है माहौल में तब्दीली आए। लेकिन इसमें समय है। तो अभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका भी और सबसे बड़ा प्रायोरिटी भी लोगों की यही होगी कि चुनाव जल्द से जल्द हो। जी, तो आदित्य जी, आप कह रहे हैं कि जो दिग्विजय ने कहा है और जो बीजेपी उस पर रिएक्ट कर रही है वो उनकी आपसी राजनीतिक कुश्ती है, और आप ये भी कह रहे हैं कि इसका कोई लीगल ऐसा बेसिस नहीं दिख रहा कि इसको रिवोक कर दिया जाए इस फैसले को, और आप ये भी कह रहे हैं कि आगे कोई ऐसी सरकार इस सिचुएशन में आ पाएगी क्या जो इस फैसले को पलट दे? इसकी गुंजाइश बहुत कम दिख रही है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और फिलहाल जो कह रहे हैं कि सामान्य स्थिति बहाल होने के लिए अभी कुछ और साल इंतजार करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, विस्तार से जानकारी देने की। इस चर्चा के बाद जानेंगे मौसम का हाल, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए मिच एल्बॉम की किताब ट्यूजडेज विद मॉरी के बारे में, जो खोलती है मौत का रहस्य। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1731 में स्वीडन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1940 में देश के महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह को लंदन में दी गई फांसी। 1997 में राजधानी दिल्ली के उपहार सिनेमा में शो के दौरान लगी आग, 59 लोगों की मौत। 2012 में पाकिस्तान के जाने माने गजल गायक मेहदी हसन का निधन। बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में अगले सप्ताह छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश होने की संभावना। मॉनसून 15 जून तक पहुंचेगा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में देश के किसी भी हिस्से में लू चलने के आसार नहीं। अब बारी सुविचार की। महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा था, हम सब जानते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।